हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका और आज मैं आपसे अपनी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल जर्नी शेयर करने वाली हूँ। बट इट वॉज़ वेरी वेरी ट्रोमैटिक जर्नी एज वेल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी स्टार्टिंग फ्रॉम डे ज़ीरो टिल द लास्ट मिनट। मेरी प्रेगनेंसी में क्या क्या हुआ। इट वॉज़ वन हेल ऑफ अ राइड। लोगों की प्रेगनेंसी निकल जाती है थोड़े मोड़े कॉम्प्लिकेशंस के साथ। मेरे लिए हर एक महीना एक नया बड़ा चैलेंज लेकर आ रहा था। विथ ईच एंड एवरी पासिंग मंथ मेरे लिए बड़े से बड़े चैलेंजेस आते जा रहे थे और मेरी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। एंड बाई द एंड इट वॉज़ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। सो इनफैक्ट मेरी बेबी भी प्री मैच्योर हुई है। सो आई एम गोना शेयर द होल जर्नी एंड इसके बाद मैं पोस्ट करने वाली हूँ अपनी डिलीवरी स्टोरी विच विल अगेन हेल्प अ लॉट ऑफ यू गाइज, बिकॉज उसमें भी मैं बहुत, मेरा जो डिलीवरी के टाइम पे सी सेक्शन हुआ, कितना ट्रोमैटिक वो एक एक्सपीरियंस था। उसके बाद मेरी बेबी NICU चली गई। होल जर्नी इज़ वन हेल ऑफ अ राइड. But yes, without any further ado, let's start with the video and let's talk about my whole pregnancy journey and everything that I wanted to share with you guys in details. ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसको एज अ स्टोरी टाइम सुनना. इट्स गोना बी वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड मेरी हर वो छोटी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूँगी. आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारी मॉम्स टू बी एंड पीपल हु आर प्लानिंग देयर प्रेगनेंसीज, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये. सो या लेट्स स्टार्ट. आगे बढ़ने से पहले गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर लॉट ऑफ व्लॉग्स. Motherhood content is also going to come up on my channel for beauty videos, for makeup videos, for skin care and all those stuff. Subscribe to my channel by pressing the red subscribe button down below, press the bell icon right next to it, and yeah, let's start. So, starting with my journey, I got pregnant in the month of August 2020 एंड उससे पहले मैंने एक बार कंसीव किया था एंड मेरे पीरियड्स मिस हुए. आई गॉट अ पॉजिटिव टेस्ट इन जून एंड इमीडिएटली जो है मेरे पीरियड्स आ गए 1-2 दिन में एंड आई लॉस्ट इट. सो डॉक्टर ने मुझे बोला कि इट्स अ केमिकल प्रेगनेंसी एंड तभी से मेरे प्री प्रेगनेंसी वाइटामिन्स एंड वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी. लाइक डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन दिया था विच आई वोंट वांट टू नेम ओवर यर. उसके अलावा उन्होंने मेरे को फॉलिक एसिड दिया था एंड आई स्टार्टेड कंज्यूमिंग दैम. द मोमेंट आई गॉट प्रेगनेंट द फर्स्ट टाइम I was so overwhelmed, I was so happy, but when I lost it, I felt like I lost everything. And मुझे ऐसा लगा कि though I had just missed my periods, it felt like I've lost every single thing. But yeah, मैंने फिर सोचना बंद किया. I left it. मैं आपको सबसे पहला सजेशन यही दूंगी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, नहीं ठहर रही है, प्लीज़, आप डिप्रेस्ड होते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट प्लीज़ अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करिए, बिकॉज बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ आई एम श्योर दैट यू गोना आस्क मी अबाउट माई लिपस्टिक शेड. सो दिस इज़ द स्विस ब्यूटी लिपस्टिक. अरे लड़कियाँ देखने वाली है ना वीडियो, बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में बॉम्बार्ड कर दोगे कि कौन सी लिपस्टिक लगाई है. आई एम वेयरिंग द स्विस ब्यूटी लिपस्टिक HD मैट लिपस्टिक इन द शेड ब्रांडी हैरिंगटन एंड दिस इज़ द शेड. आई एम वेयरिंग इट ऑन माई लिप्स. वेरी नाइस लिपस्टिक. इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी में मैंने कौन से अपनी टमी पे स्ट्रेच मार्क्स अवॉइड करने के लिए चीज़ें लगाई थी, बिकॉज वंस वी गेट इन टू द फ्लो फिर वो चीज़ छूट सकती है एंड बहुत ज़रूरी है कि हम शुरू में इसके बारे में बात करें. सो मैंने बहुत ज़्यादा अपनी टमी पे ऑयलिंग करी थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी. फर्स्ट और सेकेंड मंथ में नहीं करी, बट स्टार्टिंग द थर्ड मंथ आई स्टार्टेड पुटिंग ऑयल एंड मॉइस्चराइजर्स ऑन माई टमी. बट 2-3 चीज़ें ही थी जो मैंने जिसको स्वेब आई किया. आई ट्राइड बायो ऑयल बट मुझे उतना पसंद नहीं आया, बट आई रियली लव्ड द गुड वाइब्स ऑलिव ऑयल. नो दिस इज़ अ न्यू बॉटल जो ऑब्वियसली मैंने प्रेगनेंसी में 2-3 बॉटल्स खत्म करी है, वो मेरे पास नहीं है, बट इट्स अ वेरी सुपर लाइट ऑयल एंड अभी समर के टाइम पे जो प्रेग्नेंट है उनके लिए तो ये परफेक्ट चॉइस रहेगा. इट्स 100% प्योर एंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल. इट हैज़ नो पैराबेंस, नो सिलिकन्स, नो GMO, नो सिंथेटिक्स, नथिंग हार्मफुल एट ऑल. सो यू कैन यूज़ इट ऑन योर टमी. पूरे टमी पे लगाइए. यू कैन ऑल्सो अप्लाई इट ऑन योर ब्रेस्ट एंड अपने लव हैंडल्स में, अपनी इनर थाइज में, क्योंकि यहीं पे प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको मार्क्स भी आते हैं, स्ट्रेच मार्क्स भी, और स्किन डार्क भी हो जाती है. अपार्ट फ्रॉम इट आई यूज़ द मॉम्स को नेचुरल स्ट्रेच ऑयल थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी. दिस हैज़ बीन वन स्टेपल प्रोडक्ट. मैंने इसके बारे में इतनी सारी वीडियोज़ में बात करी है, यू वोंट बिलीव. आई फिनिश्ड 1 बॉटल ऑफ दिस ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी. अब मैं प्रेगनेंट नहीं हूँ, स्टिल आई हैव गॉट अनदर बॉटल. इट्स कम्प्लीटली न्यू. इट्स द नेचुरल स्ट्रेच ऑयल. सो फार
फार द बेस्ट ऑयल। आपका स्ट्रेच मार्क्स किसी स्ट्रेच ऑयल से आना बंद नहीं होता, बट बहुत हद तक कम हो जाता है, बिकॉज आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर रहे हो, तो जब वो खिंचती है तो वो ऐसे फटती नहीं है ज़्यादा। स्ट्रेच मार्क्स मुझे आए बट एकदम लोअर टमी एरिया में, अपर टमी में बिल्कुल कहीं भी नहीं आया है, मुझे बहुत कम स्ट्रेच मार्क्स आए हैं। सो दिस इज़ अ स्ट्रेच ऑयल आई यूज। एंड इसके अलावा मैं यूज़ कर रही थी मॉम्सको का नेचुरल बॉडी बटर, जो कि फिनिश नहीं हुआ है अभी तक, बट आई वांट टू शो यू हाउ मच आई हैव यूज्ड इट। इसको मैंने आधा टब यूज़ कर लिया है ऑलरेडी, भी काफ़ी टाइम से रखा है इसलिए ऐसा है। सो ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स लाइक अक्टूबर नवंबर से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो सारे प्रोडक्ट्स का परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दीज आर माई एब्सोल्युटली फेवरेट प्रोडक्ट्स। डेफिनेटली ट्राई देम आउट इफ़ यू आर प्रेगनेंट एंड आई एम श्योर दैट यू विल लव देम। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त, सो मेरा पीरियड डेट था 4 अगस्त 2020। आई हैड माई पीरियड्स एंड आई वॉज प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी। सो ठीक है, हो जाता है, तो वी वेर इन टू फिजिकल रिलेशनशिप बिकॉज वी वॉन्टेड अ बेबी। सो बट स्ट्रेस नहीं लिया बिल्कुल भी उस महीने हमने। एंड उसके बाद 8 अगस्त मेरा पीरियड ख़त्म हुआ एंड मेरे को थोड़े से सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए थे 20-21 के बाद। लाइक टमी में ब्रेस्ट में थोड़ा सा टेंडरनेस फील होना, थोड़ा पेन फील होना, और वजाइनल एरिया में थोड़ा अजीब अजीब सा फील होना। सो बाय द एंड ऑफ द मंथ आई जस्ट डिड नॉट फील लाइक having sex or doing anything because it was very uncomfortable by then, and I was able to understand कि कुछ तो बात है, ऐसे तो normally मुझे feel नहीं होता। Then 4th of September was my next period date. So मैंने next period date जब मेरी आई तो मैंने उसके बाद फिर मेरा पीरियड नहीं हुआ। मैंने बहुत सारी किट तो खरीद के रखी हुई थी। आई चेक्ड इट, मेरा पीरियड के एक दिन बाद मैंने चेक किया था मिस होने के बाद, तो लाइन आई एंड राज वाज लाइक नहीं पिछले बार की तरह ही है, तुम सीरियसली मत लो, लीव इट, फिर से ट्राई करना, फिर देखना। मैंने दोबारा टेस्ट किया, मैंने कम से कम 10 किट्स यूज़ करी, मैंने 10 बार ही टेस्ट करा। मैंने किट्स सारी संभाल के रखी हुई है एंड देन आई टेस्टेड पॉजिटिव 10 टाइम्स ऑलमोस्ट। सो अराउंड 6 सितंबर में पहली बार डॉक्टर विजिट के लिए गई और डॉक्टर ने मुझे बीटा HCG का टेस्ट लिखा, विच इज़ अ मार्कर लाइक कि आप प्रेग्नेंट है और आपकी प्रेगनेंसी टाइम के साथ आपके बीटा HCG लेवल हर वीक के साथ डेवलप होने जाते हैं, तो वो आपको दिखाता है, इंडिकेट करता है वेदर योर प्रेगनेंसी इज़ अ हेल्दी प्रेगनेंसी और नॉट, या आप इसको आगे बढ़ा पाओगे या नहीं। सो पहले मेरा बीटा HCG टेस्ट हुआ, सो जो आने थे अराउंड द 6th वीक, मैं डॉक्टर के पास 6th को गई, उसके बाद डॉक्टर ने मेरे टेस्ट वगैरह लिखे, तो अराउंड द 6th वीक मेरा बीटा HCG टेस्ट हुआ इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड बीटा HCG टेस्ट हुआ मेरा। उसके बाद बीटा HCG पॉजिटिव आया, तो अगेन इट वाज अ कन्फर्मर कि हाँ चलो मैं प्रेग्नेंट। उसके बाद फिर धीरे धीरे हर हफ्ते चेक होने लग गया, हर हफ्ते चेक होने लग गया बीटा HCG, हर 2-2 दिन पे चेक होने लगा, हफ्ते नहीं, हर 2-2 दिन पे चेक हुआ, हर 2 दिन पे उसका लेवल्स जो है वो डेवलप होना चाहिए, दैट मीन्स योर प्रेगनेंसी इज़ प्रोग्रेसिंग गुड। सो हर 2-2 दिन में वो डेवलप होता गया। बाय द वे मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म था जिससे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, मुझे PCOS भी है जिससे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। सो देन अराउंड द 6th वीक, अराउंड 10 से आई थिंक मेरे को याद भी, आई थिंक 4th 5th, हाँ अराउंड 8th और 10th सितंबर जब मैं डॉक्टर से मिल के आई, उन्होंने मेरे को लिखा कि आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाओ फॉर द अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन टू सी इफ़ द बेबी हैज़ द हार्ट बीट और नॉट एंड इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट। सो आई वॉन्ट फॉर द अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन, और उसमें चेक करके डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी जो राइट ओवरी है जहाँ से एग्स रिलीज़ हुए हैं जिससे मेरा बेबी फॉर्म हुआ है, उसमें बड़े बड़े ब्लड क्लॉट वाले जो है सिस्ट है, क्योंकि मुझे PCOS है, बट डॉक्टर सेड इट्स अ मिरेकल दैट आपका जो है ओवरी वहीं से रिलीज़ हुआ है एग एंड आप प्रेग्नेंट उसी एग से हुए हो। एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड। देन आई वाज वेरी हैप्पी, हार्ट बीट था, सब कुछ नॉर्मल था, और उसके बाद मैं घर आई, कोई वॉमिट नहीं हो रही थी, एवरीथिंग वाज फाइन। थोड़ा सा वैसे चलता रहा, मेरी सारी वाइटामिन वगैरह स्टार्ट हो गई, मेरे ब्लड टेस्ट होने लग गए कि हेमोग्लोबिन कितना है, सारी चीज़ें, सारा फुल ब्लड टेस्ट होता है आपका टू चेक इज़ एवरीथिंग इज़ गोइंग ओके और नॉट। तो 19 सितंबर को मेरा बर्थडे आया एंड बाय देन मेरे को थोड़ा सा अनवेल फील होने लगा था। मेरे बर्थडे वाले दिन ही मुझे काफ़ी अनवेल फील हुआ। मेरे फ्रेंड्स आए, सबने सेलिब्रेशन करी, बट मेरे बर्थडे वाले दिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब लगने लग गई, तब ऑलमोस्ट हमारा प्रेगनेंसी जो है 7 वीक्स प्लस हो गया था एंड इतनी तबीयत ख़राब हुई कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन डिनर प्लान करी थी अपने हस्बैंड के साथ, बट मैं नहीं गई। एंड नेक्स्ट दिन 20th सितंबर से मुझे बहुत वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। वहाँ से स्टार्ट हुआ परेशानियों का वो सेशन, लाइक वो जो 1.5 महीने से लेके 3 मंथ्स तक, 1.5 महीने का जो स्पैन था,
मतलब जो आपका प्रेगनेंसी का 1.5 महीना शुरू का उसमें कुछ नहीं हुआ, बट 1.5 मंथ से लेके 3 मंथ्स तक मुझे इतनी वॉमिटिंग हुई कि मुझे हर दिन सुबह उठ के ऐसे फील होता था। मुझे सुबह वॉमिटिंग नहीं होती थी, बट बाय द टाइम शाम होने लगती थी, 3, 4, 5 बजने लगते थे, मेरी वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी बैक टू बैक। मैं ऑफिस कर रही थी, साथ में मैं मतलब क्लाइंट से बात कर रही हूँ कॉल्स पे एंड ये सब पे, एंड उसके साथ मुझे वॉमिटिंग लग रही है। प्लस मैंने बैक टू बैक वीडियोस भी बनाए उस टाइम पे, बिकॉज़ उस समय मेरा चैनल बहुत अच्छा पिकअप कर रहा था और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं छोड़ दूँ। तो मैं अपने ध्यान को बस बटाए रखने के लिए बहुत वॉमिटिंग होती थी, बहुत ज़्यादा। मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी। आई कैन टेल यू कि उस पूरे दौरान में मैंने सिर्फ दही चावल खा के अपना गुजारा किया है। इतनी वॉमिटिंग होती थी कि एक पॉइंट पे ऐसा लगने लगा था इवन मुझे प्रेगनेंसी चाहिए भी कि नहीं, गॉड मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एंड व्हेन यू वॉमिट आपको जो है यूरिन पास हो जाता है। तो मैं जहाँ बैठती थी मेरा वहाँ यूरिन पास हो जाता था विथ एवरी वॉमिट की। इतने फोर्स से वो आती है वॉमिट कि आपको यूरिन पास होने लगता है। उसके साथ आपको हर चीज़ की स्मेल इनटू 100 टाइम्स फील होने लगेगी। अब मैं अपने बाथरूम में नहाने जाती हूँ, मुझे कुछ भी फील नहीं होता, बट उस टाइम शैम्पू की फ्रेगरेंस मुझे अलग फील होती थी, साबुन की अलग फील होती थी, जो टाइड रखा हुआ था सर्फ उसकी अलग फ्रेगरेंस होती थी। मतलब जब मैं जहाँ जाती थी वहाँ पर मेरे को अजीब सी बदबू, मतलब अजीब सी एक वो स्मेल मिलती थी और मुझे वॉमिट आ जाता था। और भी उससे ज़्यादा मेरे घर में अंडे बॉयल होते थे छोटू के लिए, उससे मुझे वॉमिट आ जाता था। पनीर तो मैं खा ही नहीं सकती थी, उसकी स्मेल से मुझे वॉमिट आ जाता था। तो मैंने उस दौरान में बहुत वॉमिटिंग की, एंड मेजॉरिटी वुमेन को इस दौरान में वॉमिटिंग होती है। बट 3rd मंथ ख़त्म होते होते तक में मेरी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल सबसाइड हो गई। उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे कुछ एक दवाई दे रखी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, छोटी छोटी येलो कलर की वॉमिटिंग रोकने के लिए। उससे तो भाई नहीं रुकी बिल्कुल भी। और उसके साथ मेरे को डॉक्टर ने ऑन्डम दे रखा था, तो मैं वो खाती थी रात को डेली, तो फिर भी उससे कुछ भी नहीं हो रहा था। जब 3 मंथ्स पूरे हुए, इस टाइम पे जो आपके हार्मोन्स ना सबसे ज़्यादा पीक पे जल्दी से बढ़ते हैं, तो उस टाइम पे बहुत प्रिकॉशन भी लेना होता है, आपको ट्रैवल नहीं करना होता बिल्कुल भी। तो मैंने ट्रैवल नहीं किया कहीं भी बाई रोड या फिर बाई फ्लाइट, मैं बिल्कुल घर पे रही, मैंने पूरा रेस्ट लिया, क्योंकि इस टाइम पे आपका बेबी आपके वूम में अटैच होता है एंड इस टाइम पे मिसकैरेज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। बाय द वे मेरा डॉग पीछे भाग कर रहा है, प्लीज़ अवॉइड दैट। तो इस टाइम पे मिसकैरेज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो मैंने उस टाइम पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, बहुत प्रिकॉशंस रखी। जब मेरा 3rd मंथ फिनिश हुआ, उस टाइम पे मेरी मम्मी थी मेरे साथ। पूरा सितंबर, मेरे बर्थडे के टाइम से मम्मी आ गई थी, और पूरा सितंबर अक्टूबर मेरी मम्मी मेरे साथ रही। मेरी मम्मी मुझे खाना खिलाया करती थी, मुझसे कुछ भी नहीं होता था, मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। मैं वॉमिट कर के बिल्कुल पतली हो गई थी, कोकोनट वाटर नहीं पी पाती थी, पानी नहीं पी पाती थी। दैट वॉज द मोस्ट पेनफुल पीरियड इन माई लाइफ, क्योंकि आप हर दिन यू वेक अप फीलिंग सिक, यू वेक अप फीलिंग वेरी डिजास्ट्रस। बट चलो वो टाइम निकल गया। मुझे लगा चलो अब आगे जो है ब्राइट सनराइज़ होगी और अच्छा टाइम आएगा। तो मेरा 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ, मेरा स्कैन हुआ 12 वीक्स पे। 12 वीक का स्कैन बेसिकली लेवल 1 स्कैन होता है, जिसको सॉरी मेरा पिछला जो दूसरा कैमरा उसका बैटरी फिनिश हो गया, तो आवाज़ थोड़ी डिफरेंट आ रही होगी और कैमरा क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट हुई होगी। दिस इज़ माई 2nd कैमरा बाय द वे। आगे बढ़ते हैं। मेरा 12th वीक स्कैन हुआ अक्टूबर एंड के अराउंड, जब मुझे 12 वीक्स हुए हैं, तो वहाँ पे स्कैन में चेक होता है कि बेबी की जो ग्रोथ है वो सही चल रही है कि नहीं। 12th वीक स्कैन इज़ द वेरी मतलब इम्पॉर्टेंट स्कैन। इसमें बेबी का कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, उसको कोई ब्रेन की बीमारी तो नहीं है, वो अब नॉर्मल तो नहीं है, उसके किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। 12th वीक स्कैन हुआ, इसको लेवल 1 स्कैन भी बोलते हैं, इसको ज़रूर कराना अगर आप प्रेग्नेंट हो तो वो स्कैन हुआ। राज भी गया मेरे साथ। वैसे तो कोरोना बहुत पीक पे चल रहा था, इसलिए फादर को अंदर जाने नहीं दे रहे थे, सिर्फ मदर ही जा रही थी, बट राज भी गया। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी कुड सी अ ह्यूमन काइंड ऑफ अ फिगर, छोटा सा इतना, एंड वो राज को देख के एकदम ऐसे जंप हुई एंड वो चीज़ कैप्चर हुई। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट मोमेंट। वो स्कैन हुआ एंड एवरीथिंग वॉज नॉर्मल विद द बेबी। मुझे एक्चुअली घर ट्रैवल करना था उसके बाद। वो स्कैन हुआ, उसकी रिपोर्ट्स लेकर मैं डॉक्टर के पास गई अक्टूबर एंड में, एंड मेरी डॉक्टर से मैंने पूछा कि डॉक्टर आई एम प्लानिंग ट्रिप टू माई होम टाउन फॉर 1 or 2 months, ताकि वहाँ पे मैं जाके थोड़ा केयर हो पाए। मेरी मम्मी भी काफ़ी टाइम से यहाँ थे, उनको भी वापस जाना था, एंड बाई दैट टाइम मेरे पापा और मेरी बहन भी आने वाले थे मुझे लेने के लिए। तो डॉक्टर ने मुझे परमिशन दे दी, बिकॉज एवरीथिंग वॉज फाइन, माई ब्लड टेस्ट वॉज ओके, द USG रिपोर्ट वॉज फाइन, एवरीथिंग वॉज फाइन। 10th नवंबर को आफ्टर टेकिंग द क्लियरेंस फ्रॉम द डॉक्टर, मेरी वॉमिटिंग वगैरह
अक्टूबर एंड तक बिल्कुल बंद हो गई एंड आई वाज फीलिंग फाइन। बट येस, हर रात मुझे ऑनडे में लेके सोना पड़ता था। मैं नहीं लेती थी तो सुबह मुझे बहुत प्यूकिश फील होता था। मैं डॉक्टर मेरे को बहुत मना करती थी मत लो, बट अगर ज़रूरी नहीं है तो मत लो, लेकिन मुझे वो बहुत ज़रूरी लगता था तो मैं हर रात को लेती थी। नाउ अक्टूबर आया, मेरा 4th मंथ स्टार्ट हुआ। यहाँ पे आके मुझे थोड़ा बेटर फील होने लग गया। जैसे ही मेरा 4th मंथ स्टार्ट हुआ मेरा एपेटाइट बहुत बढ़ गया, मैं सब कुछ दोबारा खाने लग गई। आई एम नॉट अ नॉनवेज पर्सन, सो नॉनवेज वाली तो दिक्कत थी ही नहीं, बट हाँ पनीर नहीं खा पा रही थी मैं एंड एपेटाइट काफ़ी बढ़ गया। तो मैं फ्रूट्स खा रही थी, खाना खा रही थी प्रॉपरली, जो मन में आ रहा था वो खा रही थी, बिकॉज 3 महीने से कुछ भी नहीं खा पा रही थी। लिटरली 1.5 महीने तो कुछ भी नहीं खाया मैंने। सो उसके बाद मुझे ऐसा फील होने लग गया कि अब शायद प्रेगनेंसी का वो ब्यूटीफुल टाइम आ गया है। सो फिर मैं अपने होम टाउन गई, आई वॉज ओके। बट धीरे धीरे ना मुझे बहुत वीकनेस फील होने लग गई। लाइक बहुत ज़्यादा मेरी हेमोग्लोबिन शुरू से ही लो थी, अराउंड 10 और 11 थी जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, बट वो धीरे धीरे डिटोरिएट कर रही थी। सो मेरी आयरन का जो लेवल होता है बॉडी में वो भी बहुत कम था। बट मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी एंड उन्होंने सब कुछ रिपोर्ट में देखा, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं गाइड किया कि आपकी आयरन लेवल कम है या सीरम फेरेटिन कम है तो इसके लिए ये ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। सो मैंने इसीलिए अक्टूबर के स्टार्टिंग से ही ना अपनी डॉक्टर चेंज कर दी थी, बिकॉज मुझे ऐसा फील हुआ, सॉरी मैंने नवंबर के फर्स्ट वीक में अपनी डॉक्टर, जब मेरा 3rd मंथ फिनिश हुआ था तब चेंज कर दी। एंड आई स्टार्टेड विजिटिंग डॉक्टर चंदन कचरू इन W प्रतीक्षा हॉस्पिटल इन गुड़गांव। सो उन्होंने मेरे सारे टेस्ट वगैरह कराए, जो मुझे बहुत वीकनेस वगैरह फील होने लग गई, बहुत ज़्यादा सर दुखने लगा कॉन्स्टेंटली, मेरे बहुत सर में एकदम फटने वाला पेन होता था, गला दुखता था, अजीब सा फील होता था, डिजीनेस होती थी, ऐसे लगता था ब्लैकआउट हो जाऊंगी। सो जब मेरा टेस्ट हुआ तो मुझे पता चला कि मेरे हेमोग्लोबिन लेवल्स, ये नवंबर एंड की बात है, मेरे हेमोग्लोबिन लेवल्स अराउंड 7.5 हो गए हैं एंड मेरे ब्लड में बिल्कुल भी आयरन का बचा नहीं है, स्टोर हाउस में आयरन। सीरम फेरेटिन के लेवल्स भी बहुत लो है। मेरी डॉक्टर ने मुझे इमीडिएटली बोला कि प्रियंका यू हैव टू गेट आयरन थेरेपी, आयरन इन्फ्यूजन, जो कि आयरन की छोटी छोटी बॉटल जैसे आती है आयरन, उसको सलाइन में मिक्स करके आईवी के थ्रू देते हैं। सो यू हैव टू गेट दैट। उससे पहले 2 हफ्ते तुम अपना जो आयरन का मेडिसिन ले रही हो उसको डबल कर दो। आई वॉज हैविंग कैल्शियम एंड आयरन का मेडिसिन एंड फॉलिक एसिड, ये तीनों मेडिसिन ही जनरली आपको देते हैं। सो उसको डबल कर दो। तो मैं सुबह शाम आयरन खाने लग गई, बट मेरी बॉडी कुछ भी आयरन एब्जॉर्ब कर ही नहीं पा रही थी जो मैं खा रही थी। सो मैंने अराउंड दिसंबर 10 और 15 मैंने दोबारा टेस्ट कराया, बट थोड़ा सा भी गेन नहीं हो रहा था मेरे आयरन लेवल्स में, जबकि वो और फॉल करता जा रहा था। तो मैंने इमीडिएटली डिसाइड किया कि अब मैं यहाँ से तो ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी। मैं अपने होम टाउन में थी जमशेदपुर में, मेरी डॉक्टर से मेरा टेलीकंसल्टेशन से ही बात हो रही थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, जब मेरा वही ट्रीटमेंट चल रहा है गुड़गांव में तो मैं वहीं वापस जाके कराऊंगी। देन आई डिसाइडेड टू गो बैक एंड अराउंड 24th ऑफ दिसंबर मेरी मम्मी और मैं वापस आ गए गुड़गांव। एंड वापस आते ही 25th को तो छुट्टी थी, 26th को मैं डॉक्टर के पास गई, या 27th को गई, आई थिंक 25th सैटरडे था, संडे को 26 था। तो 27th को मैं डॉक्टर के पास गई, 26 या 27th को, एंड डॉक्टर ने मेरे को इमीडिएटली लिख दिया कि जाओ बेटा आप आयरन इन्फ्यूजन्स ले लो एंड इसी से आपका कुछ हो सकता है। फिर मैं एमरजेंसी में एडमिट हुई और मुझे 4,433 या 4,000 के छोटे छोटे 10 ml के बॉटल्स आते हैं, वो सलाइन में मिक्स करके उन्होंने लगाना स्टार्ट किया। मुझे 2 लगे थे। वो पूरा थेरेपी सेशन मेरा कुछ 11-12 हज़ार का हुआ था, 11-12 हज़ार नहीं, अराउंड 15,000 लग गए थे, सारा इमरजेंसी चार्जेस वगैरह लेके। एंड ट्रस्ट मी, वो पूरा सिचुएशन इतना पेनफुल था, अगर मुझे पिक्चर मिलेगी तो मैं यहाँ लगा दूंगी। वो आईवी जो ड्रिप से आपकी जो जाती है वो फ्लूइड, वो इतना पेन करती है, आपको लिटरली मन करेगा अपना हाथ काट के फेंक दो। मुझे इतना दर्द हुआ, बट मैंने फिर भी सहा। ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे लगे उस इन्फ्यूजन थेरेपी को पूरा मतलब पूरी तरीके से मेरी बॉडी में जाने में। एंड मैंने किसी तरीके से वो टाइम झेला, किसी तरीके से बस बच्चे के लिए सोचते सोचते मेरा वो टाइम निकला एंड मेरी थेरेपी हो गई। उसके बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुई कि अब चलो थोड़ा मेरा आयरन बढ़ेगा तो मेरा हेडेक और जो चक्कर आना और जो वीकनेस फील होना ठीक होगा। अराउंड 1 to 2 वीक्स लेटर मेरा धीरे धीरे जो है आयरन बढ़ने लग गया। बाय द वे, जब मैं घर पे थी तब मेरा एक लेवल 2 जो स्कैन होता है उसको एंटी स्कैन बोलते हैं। लेवल 1 जो है वो 12th वीक पे होता है, लेवल 2 19 से 21st या 22nd वीक तक करना होता है।
तो इसी टाइम पे जो है अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी डिफॉर्मिटीज़ है तो डॉक्टर आपको ऑप्शन देते हैं कि इफ़ यू वांट टू अबॉर्ट द चाइल्ड यू कैन। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वैसी लाइफ थ्रेटनिंग कि आपकी चाइल्ड की जो जन्म के बाद की लाइफ है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड है। सो ये वाला स्कैन मेरा होम टाउन में ही हुआ था एंड एवरीथिंग वाज फाइन विद द बेबी वाज ग्रोइंग वेरी फाइन, सब कुछ सही था। 19 वीक वाला स्कैन, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। सो that was that and तो मैं घर से आई and I told you that I had my iron therapy. Now I had my iron therapy and after a week or 10 days in January 2021 I started feeling a little better. Around 10th of January मेरी मम्मी वापस चली गई जब मुझे थोड़ा बेटर फील होने लग गया। मैंने बोला ठीक है आप चले जाओ, आपको फिर वापस आना पड़ेगा। So जनवरी में अचानक से मेरी मम्मी गई और उसके 2-3 दिन बाद से मुझे लोअर पेल्विक गर्डल में बहुत जो हमारा जो एकदम लोअर एरिया है जहाँ पे यूट्रस होता है अंदर एंड वजाइना स्टार्ट होता है वो वाली एरिया की हड्डियों में बहुत स्ट्रॉन्ग पेन होने लगा। लाइक मैं उठती बैठती तो मुझे ऐसा पेन होता कि मैं एक कदम चल भी नहीं पाऊंगी। दैट वाज सच अ डिफिकल्ट टाइम बिकॉज वो 11th ऑफ जनवरी से लेके पूरा जनवरी के महीने उस पेन ने मेरे को इतना टॉर्चर किया है एंड आई रियलाइज कि शायद मैं नीचे बैठ के टीवी देखती थी उसकी वजह से मुझे वो हुआ। इवेंचुअली जब मैंने नीचे बैठ के टीवी देखना छोड़ दिया और कुछ टाइम निकल गया, फरवरी में मैंने अपना टीवी अपने बेडरूम में लगवा लिया। सो मैं बेड पे बैठ के देखती थी तो वो थोड़ा बेटर हो गया वो पेन, बट दैट पेन वॉज ऐसा जैसे लगता था कि अभी बेबी बाहर आ जाएगा और इतना ज़्यादा तकलीफ होती थी। पर आई कांट इवन टेल यू, वो पेन बहुत भयंकर था। उसको कुछ पेल्विक गर्डल का पेन बोलते हैं। एंड धीरे धीरे मेरा पेट भी बढ़ रहा था तो बहुत सूसू भी आ रही थी, बहुत यूरिन करने का पास करने का मन करता था जल्दी जल्दी और बहुत जल्दी जल्दी यूरिन आती थी। पेट बहुत भारी भी हो रहा था तो उठना बैठना चलना सब कुछ डिस्कम्फर्ट होता जाता था। एंड बाय द वे प्रेगनेंसी में यू कैन नॉट स्लीप फ्लैट ऑन योर बैक। आप ना ऐसे सो सकते हो ना अपने चेस्ट के बल सो सकते हो, आपको सिर्फ लेफ्ट साइड घूम के सोना होता है। तो मैं कभी लेफ्ट कभी राइट होकर सोती थी जैसे मुझे कंफर्टेबल लगता था। तो उसके बाद फिर वो टाइम निकला, फरवरी स्टार्ट हुआ। मुझे लगा चलो मेरा 6th मंथ जनवरी में फिनिश हो गया, फरवरी में मेरा 7th मंथ स्टार्ट हुआ और लाइक चलो अब थोड़ा ठीक हो जाएगा सब कुछ, ये पेन ठीक हो गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा रोलर कोस्टर राइड का भयंकर वाला सीन। नाउ मुझे जनवरी के 20th के बाद से बहुत खांसी हो रही थी कॉन्स्टेंटली। तो प्रेगनेंसी में एज यू गाइज नो कोई भी हार्ड दवाई आपको देते नहीं है, एंटीबायोटिक्स वगैरह कुछ भी नहीं देते। तो मैं खांसी जा रही थी 2 हफ्ते निकल गए। मैं अपनी डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरे को एक सिरप दिया बिल्कुल जो एकदम आयुर्वेदिक काइंड ऑफ सिरप आता है कि बेटा मैं आपको और कुछ नहीं दे सकती तो आप ये खाओ। मैंने वो खाया, मेरे को बिल्कुल रिलीफ नहीं मिला। देन मेरी डॉक्टर ने मुझे रेफर कर दिया मेडिकल के डॉक्टर के पास, मेडिसिन के डॉक्टर के पास। मैं उनके पास गई, उन्होंने मेरे को नेब्यूलाइजर लेने को बोला। सो मैंने नेब्यूलाइज करना खुद को स्टार्ट किया। तो वो नेब्यूलाइजर लेके हफ्ता भर बीत गया, नो बेनिफिट एट ऑल। मैं खांसती जाती थी नॉन स्टॉप, मुझे यूरिनेशन होती जाती थी और मेरे पेट पे भयंकर प्रेशर पड़ता था बिकॉज मेरा टमी काफ़ी बड़ा हो चुका था बाय दैट टाइम। शुरू से मुझे सब ऐसे बोलते थे तुम्हारा पेट बहुत बड़ा है, तो मेरा टमी काफ़ी बड़ा हो चुका था। मुझे बहुत खांसी होती थी और एवरी खांसी के साथ यूरिनेशन पास होती थी, मुझे कफ आता था बहुत ज़्यादा। सो फिर कोविड टेस्ट कराने के लिए सबने बोला, हमने कोविड टेस्ट उस टाइम पे नहीं कराया बट उसके बाद मैं पल्मोनोलॉजिस्ट के पास गई टू जस्ट चेक कि कहीं मेरे मेरे लंग्स के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन पल्मोनोलॉजिस्ट के पास गई, उन्होंने चेक करा एंड ही टोल्ड मी, ही आस्क्ड मी अ कपल ऑफ क्वेश्चंस कि आपको खांसी के साथ कफ आता है, कि आपको ऐसा फील होता है कि आपका गला चोक हो रहा है, या फिर आपको ऐसा फील होता हो कभी भी आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो आप बहुत थक जाते हो थ्रू आउट योर लाइफ, नॉट जस्ट व्हेन यू आर प्रेग्नेंट। आई टोल्ड हिम कि बचपन से मुझे ऐसा फील होता आ रहा है हमेशा से। एंड ही टोल्ड मी दैट आई एम एस्थमेटिक, आई हैव एज़मा। एंड आई वॉज लाइक ओ गॉड, whether this was the only thing left दैट अब मुझे एज़मा भी हो गया है। एंड ही गेव मी इनहेलर, मेडिसिन भी उन्होंने दी थी बट उन्होंने बोला था कि सिर्फ अगर आपको स्टेरॉइड्स थी, तो उन्होंने बोला अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ये क्लियर कर दी है ओनली देन यू आर गोइंग टू हैव द स्टेरॉइड्स। सो मैं गई, मैंने लेना स्टार्ट किया जैसे ही इनहेलर, तो विद इन 10 days मेरे को रिलीफ मिलने लगा इन द मंथ ऑफ फरवरी। बाय मिड फरवरी और फरवरी का 20-25 तारीख तक मुझे थोड़ा रिलीफ मिलने लगा।
तो ऐसी सांस लेने में इतनी दिक्कत होती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि आपका पेट ऐसे ऊपर आ जाता है बिल्कुल आपका बेबी, तो आपका जो लंग्स है वो श्रिंक हो जाता है, आपकी डायफ्राम वगैरह बिल्कुल ऐसे पुश हो जाती है, एंड देन आपकी ब्रीदिंग बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो सांस लेने में ऐसी बहुत दिक्कत होती थी सोने टाइम, उठने बैठने चलने टाइम, स्पेशली सोने के टाइम पे, एंड उसके साथ एस्थमा। कैन यू बिलीव इट, मतलब मेरी प्रॉब्लम्स तो इंटू 100 हो चुकी थी। सो मैंने फिर भी हिम्मत रखी कि नहीं चलो कोई बात नहीं, डायग्नोज हो गया, अब ठीक हो जाएगा, मैं लेती रहूँगी, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। वो लेना स्टार्ट किया। मैं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई तो गायनी ने बोला नहीं तुम स्टेरॉइड अभी मत लो, इफ इट्स मैनेजेबल विद द इनहेलर देन जस्ट टेक दैट। ठीक है, आई वॉज हैप्पी, चलो ठीक है। फिर मेरा स्कैन हुआ 28 वीक्स वाला, या फरवरी एंड के अराउंड मेरा 28 वीक्स वाला स्कैन हुआ। एंड 24th वीक में बाय द वे मेरा जो लास्ट स्कैन हुआ था 19th वीक पे हुआ था, फिर डायरेक्टली मेरा एक्चुअली जब मेरे को बहुत पेल्विक गर्डल पेन हो रहा था जनवरी में, आई वॉज अराउंड 24 वीक प्रेगनेंट देन। तो तब मेरे को डॉक्टर ने इमरजेंसी में QSG हॉस्पिटल में करने के लिए बोला था, जस्ट टू चेक इफ द बेबी इज ओके और नॉट, एंड एवरीथिंग वाज फाइन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसी पॉइंट पे आपको एक टिटनस का शॉट भी लगता है अराउंड 24 वीक्स, तो मुझे वो शॉट लगा। नाउ मेरे 28th वीक पे एक मेजर जो स्कैन होता है जिसको बोलते हैं डॉपलर स्टडीज, उसमें बेसिकली बेबी का ब्लड फ्लो एंड उसके सारे ऑर्गन सही से बढ़ रहे हैं कि नहीं, और उसका वेट एज पर द जेस्टेशनल एज बढ़ रहा है कि नहीं, तो वो चेक करते हैं। तो वो चेक करने के लिए हम वो स्कैन कराने के लिए गए। उसी टाइम पे मुझे 3-in-1 वैक्सीन भी लगी थी, फ्लू प्लस टिटनस प्लस समथिंग था वो वैक्सीन, एनी विच वेज आपकी डॉक्टर आपको बता देगी। सो मेरा वो डॉपलर स्कैन हुआ। डॉपलर स्कैन में बेबी का वेट, बेबी के एज के हिसाब से सब कुछ बहुत अच्छा था, ग्रोथ अच्छी थी, सब कुछ ठीक था। तो वो रिपोर्ट्स लेके मैं अपनी गायनी के पास गई। मेरा हेमोग्लोबिन भी बाय द वे तब तक 11 हो चुका था। तो मेरी गायनी बोला परफेक्ट यार, आपके हेमोग्लोबिन अब ठीक हो चुकी है ना, अब आप ये मेडिसिन वगैरह तो कंटिन्यू कर ही रहे हो, साथ में आपकी बेबी का ग्रोथ भी सही है, तो अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड अराउंड 36 वीक पे करेंगे, अभी आप आराम से घर जाके रेस्ट लो। मैंने बोला चलो ठीक है यार। अब 28 वीक्स के बाद डायरेक्ट डिलीवरी से पहले एकदम 36th वीक पे मेरा स्कैन होगा। बाय द वे आपकी प्रेगनेंसी फुल टर्म होती है 39 वीक्स पे, 40 वीक्स के अराउंड डिलीवरी होती है, 41 वीक इज लेट टर्म, एंड टर्म बेबी होता है जो कि मतलब बोलते हैं बस कि हाँ पूरा बन गया, इज 37 वीक्स। सो मैंने बोला चलो ठीक है। देन आई केम बैक होम, एंड उसके बाद अराउंड 30th वीक मेरे को पूरे हाथ के पाम्स में बहुत खुजली होने लग गई और मेरे फुट पे बहुत खुजली होने लग गई। सो 1-2 दिन 4 दिन बहुत खुजली हुई, इतनी खुजली हुई कि मैं लिटरली खुजला कर अपनी स्किन को इच कर करके कट करके बिल्कुल रेड कर देती थी। मेरे लिए बहुत अनकॉमन था ये। एंड मेरे साथ एक चीज़, अगर मुझे कुछ भी होता है ना, आई ऑलवेज गूगल माई सिम्टम्स। दो नहीं करना चाहिए, बट इन दिस केस इट्स रियली हेल्प मी आउट। सो मैंने गूगल किया अपनी सिम्टम्स को, एंड इसका नाम गूगल ने मुझे बोला इंटरहेप्टिक कोलेस्टाइटिस ऑफ प्रेगनेंसी। इट्स अ रेयर डिसऑर्डर विच हैपन्स टू 1 in 1000, एंड ये फेटल डिसऑर्डर है बेबी के लिए और बहुत ख़राब बीमारी है बेबी के लिए। आपको होती है, आपकी कुछ लिवर से रिलेटेड बीमारी है ये, एंड उससे आपका बाइल जो है वो प्रोसेस नहीं हो पाता है, आपका ब्लड थिक हो जाता है, वो बेबी तक ठीक से जाता नहीं है, बेबी को ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। सो मैं डर गई बिल्कुल। मैंने फटाफट अपनी गायनी को मैसेज किया कि मैम मेरे को ऐसे इचिंग हो रही है, तो उन्होंने मेरे को फटाफट बोला कि लिवर फंक्शन टेस्ट करा लें। नाउ मैंने उस वीडियो में देखा था इसके बारे में सर्च करते हुए कि लिवर फंक्शन टेस्ट के साथ मुझे SGOT एंड SGPT 2 टेस्ट होते हैं वो भी कराने हैं, सॉरी बाइल एसिड का टेस्ट भी कराना है। सो डॉक्टर ने मुझे नहीं बोला, बट मैंने खुद का दिमाग लगाया और मैंने बाइल एसिड टेस्ट भी उसी दिन शाम को जाके करा लिया अलॉन्ग विथ लिवर फंक्शन टेस्ट। आई गॉट द रिपोर्ट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग, एंड माई बाइल एसिड वर लाइक 29 या, एंड 30 के ऊपर इट्स लाइक डेंजरस, इन द डेंजरस लेवल्स। मेरा LFT जो था उसमें SGOT और SGPT ये 2 पैरामीटर्स होते हैं, ये भी बहुत हाई थे। एंड मैंने डॉक्टर को मैसेज किया, एंड शी वाज लाइक प्रियंका 10:30 बजे मेरा चेम्बर खुलेगा, तो 10:30 बजे आ जाइए, वी नीड टू डिस्कस समथिंग वेरी सीरियस। एंड आई वाज लाइक कि अब क्या होगा। आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये बीमारी मुझे है, बिकॉज रिपोर्ट्स में वो चीज़ आ ही गई थी। सो वी वेंट टू द डॉक्टर। आई वाज अराउंड 32 वीक्स प्रेगनेंट देन, 32 वीक्स प्रेगनेंट,
एंड डॉक्टर ने चेक किया, 31-32 डेज प्रेग्नेंट थी मैं। ये मेरा मार्च में डायग्नोज हुआ था। मुझे बोला प्रियंका जो आपको प्रॉब्लम है इसको इंटरहेप्टिक कोलेस्टाइटिस ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, ये एक लिवर की बीमारी है, ये बहुत आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल थी बट अब ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन चुकी है एंड अब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है मेंटली। तो मैंने उनको बोला यस मैम, मैंने पढ़ा है, ऐसे ऐसे बीमारी है, इसमें ऐसे ऐसे होता है एंड ये थोड़ा सा डेंजरस है। तो शी वॉज वेरी इम्प्रेस, शी वॉज वेरी हैप्पी। उन्होंने बोला कि आपको समझाना बहुत आसान है, आप लोग समझदार हो, आप लोग पढ़ के आए हो, दैट्स रियली ग्रेट। और उन्होंने मेरे को समझाया कि अब जो है आपकी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत घट गए हैं, बिकॉज इस वाली बीमारी में आप अपनी प्रेगनेंसी को 37 वीक से एक दिन आगे भी नहीं ले जा सकते एज पर द अमेरिकन जो भी मेडिकल वो है और इंग्लैंड का जो मेडिकल वो है। एंड आई वाज लाइक बेबी फुल टर्म 39 वीक्स पे होता है, 40 वीक्स पे जनरली बेबीज होते हैं एंड 37th वीक में। तो डॉक्टर ने मेरे को बोला दीज आर टर्म बेबीज, 37 to 39 वीक में बेबी वेट गेन करता है ज़्यादा, तो वो ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। 37 वीकर जो बेबी होता है वो फुल्ली मतलब बना हुआ बच्चा होता है, हो सकता है वेट थोड़ा कम हो, अदरवाइज वो पूरा बना हुआ बच्चा होता है। सो लेट्स होप प्रियंका आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। सो डॉक्टर ने बोला अब आपको जो है हर हफ्ते, सैटरडे की बात है, मैं सैटरडे को डॉक्टर से मिली थी, डॉक्टर ने बोला आपको हर सैटरडे जो है अब अपना LFT का टेस्ट कराना है, बाइल एसिड का टेस्ट कराना है। ये दोनों टेस्ट मिला के कुछ 2500 रुपये के टेस्ट होते थे और डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आज अभी जाकर आप अपना अल्ट्रासाउंड कराओ एंड जस्ट चेक इफ द बेबी इज ओके और नॉट, डॉपलर कराओ। फिर मैं डॉपलर कराने गई विच वॉज लाइक 3000 रुपीज़ एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि चलो 28 के बाद 36 वीक पे होना है, बट मेरा डॉपलर हुआ। डॉपलर में बेबी वॉज फाइन, द ग्रोथ वॉज फाइन, एवरीथिंग वॉज ओके एंड द डिजीज हैड नॉट अफेक्टेड द बेबी बाय देन। सो डॉपलर हुआ, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर वॉज लाइक अब आपको हर हफ्ते अपना ब्लड टेस्ट कराना है और हर 2 हफ्ते पे आपको अपना ये टेस्ट कराते रहना है एंड आपको एक मेडिसिन खानी है जिसका नाम मैं नहीं आपको बताऊंगी यहाँ पे, वो आपको दिन में 3 बार खानी है और खानी ही खानी है। सो मेरा डोसेज स्टार्ट हुआ और मैंने 1 हफ्ते खाया और फिर से टेस्ट हुआ, बट कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ, बट उसको मेंटेन रखने के लिए मेरी डोसेज को डबल कर दिया गया एंड वो मेरे को सुबह शाम रात बिना मिस खानी होती थी। ऐसे ही तो प्रेगनेंसी में इतनी दवाई खानी होती थी, वॉमिटिंग की दवाई, आयरन की दवाई, फॉलिक एसिड ला डॉक्टर ने बंद कर दिया था लास्ट में, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, प्रोटीन एक्सपीओ, ओह गॉड, उसके साथ ये 3 मेडिसिन ऐड हो गई एंड आई कांट टेल यू 32nd वीक से लेके जब मेरी बेबी हुई है विच वॉज 36 वीक्स, हम एक एक दिन मर के जिए हैं। हर एक दिन इस डर के साथ उठना कि आपकी बेबी को कुछ हो जाएगा, it's not easy. Every single day me and my husband we both woke up with the fear, lived with this fear कि हमारी बेबी को कुछ भी हो सकता है कभी भी, बिकॉज इस वाली बीमारी में बेबीज पेट में पॉटी कर देते हैं जिसको मेकोनियम पास करना बोलते हैं और वो खा वाले तो यू नो इट्स फेटल। देन बेबी की अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़े या कंट्रोल में ना रहे तो बेबी की हार्ट बीट्स रुक सकती है, बेबी को कुछ भी हो सकता है, इट्स फेटल। तो हम बहुत डर गए थे। एक एक दिन उस टाइम पे निकालना ऐसे मुश्किल हो गया था जैसे कि लग रहा था कि बस यार कोई ये टाइम हमारा निकलवा दे। प्रेयर्स करते थे, मेरी सासू माँ रो रही थी, मेरे घर वाले परेशान थे, सबके सब बस प्रे कर रहे थे और हम भी बस प्रे कर रहे थे। देन हमारा टेस्ट चलता रहा हर वीक, हर दूसरी वीक मेरा अल्ट्रासाउंड होता रहा, सब कुछ सही था। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि सब सही है, चलो ठीक है, इसी तरीके से कंटिन्यू रखो, आई होप सब अच्छा होगा। एंड बीच में थोड़ा सा एक बार बढ़ा था मेरे लेवल्स, बट अगेन फिर दवाई से कंट्रोल में आ गए। सो आई वॉज ऑल्सो कीपिंग माई फिंगर क्रॉस्ड। मैंने फटाफट जो है उसके बाद अपना डॉपलर, एक मशीन आती है ना जब आप हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर आपके पेट में जेल के साथ लगा के बेबी की हार्ट बीट आपको सुनाती है। सो मैंने डॉक्टर से पूछा क्या मैं वो ले लूँ, तो डॉक्टर ने बोला हाँ। डॉक्टर ने बोला कि आप इसकी सुबह शाम एक बार, दिन में एक बार कभी भी हार्ट बीट चेक कर लो अगर लगे कि मूवमेंट कम हो रही है। और अपार्ट फ्रॉम दैट बेबी का जो मूवमेंट है उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है। अगर आपको लगता है किसी भी पॉइंट पे मूवमेंट कम कर रहे हैं बेबी तो आपको फटाफट हॉस्पिटल आना है। सो मैंने फिर मूवमेंट नोटिस करना स्टार्ट करी। बहुत मेरे लिए मूव करना पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे, मेरा पेट बहुत बड़ा हो गया था, मैं बहुत क्रैंकी फील करने लग गई, बहुत इरिटेटेड फील करने लग गई, बहुत सिक फील करने लग गई, मेंटली बहुत डिप्रेस फील करने लग गई। एंड
मैं फिर भी ऑफिस कर रही थी, बट अराउंड 22 ऑफ मार्च मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं काम नहीं कर पाऊंगी. एंड आई टॉक टू माई leader and I told him that I would not be able to work, and he was very helpful and he told me ठीक है आप लीव पे चले जाओ and you take rest, just take care of yourself and the baby. And then I went into the leaves. मैं लीव पे चली गई and then उसके बाद चल रहा था बस धीरे धीरे हम डेली सुबह शाम हार्ट बीट मेजर करते थे. मेरा अराउंड लास्ट में आके खाने का मन भी बिल्कुल नहीं रहा था. एंड जो पेट है ना वो बहुत काफ़ी गोल रहता है. टूवर्ड्स द 8th मंथ, जो कि मार्च का महीना था, मेरा पेट नीचे की तरफ चला गया था एंड थोड़ा छोटा हो गया था, बिकॉज आपकी फ्लूइड भी कम होने लगती है और बेबी नीचे मूव करने लगता है. सो फिर टेस्ट होता रहा एंड देन आई रिमेम्बर मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था 14, 12, 11, 10, 9th ऑफ अप्रैल को. फिर 2nd ऑफ अप्रैल को. इस टाइम पे फरवरी को मेरी मदर इन लॉ मेरे पास आ गई. शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी. फरवरी मार्च मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे रही. शी यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ मी. एंड देन 2nd अप्रैल को मेरी मदर इन लॉ गई. मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर आ गए फॉर द डिलीवरी, बिकॉज आई वॉन्टेड माई मदर. आई वॉज मोर कंफर्टेबल विथ माई मदर ड्यूरिंग द डिलीवरी. सो माई मदर एंड माई सिस्टर केम एंड आई वॉज scheduled टू डिलीवर. मेरा एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट था 11th ऑफ मे, बट क्योंकि मेरा ये ऑपरेशन होना था 37th वीक पे, तो आई न्यू कि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आप 20th ऑफ अप्रैल को डिलीवर करोगे. एनी विच वेज, अगर आपका नॉर्मल होता है तो भी ठीक है, अदरवाइज सी सेक्शन. आई वॉज प्रिपेयर्ड 20th अप्रैल. देन मेरी गोद भराई हुई. आई डोंट रिमेम्बर द डेट. 6 या 7 तारीख के 6-7 तारीख के आसपास मेरी गोद भराई हुई. एंड उसके बाद फिर 7-8 तारीख, आई रिमेम्बर वेगली, 7-8 अप्रैल को मेरी गोद भराई हुई घर पे. एंड हमें था कि अब 10-12 दिन में बेबी हो जाएगा. देन मैंने शूट किया घर पे अपना. उसके बाद फिर इतने परेशान थे कि पहले मेरा प्लान था कि हम बाहर जाके शूट कराएंगे, किसी फोटोग्राफर से मैटरनिटी शूट कराएंगे, बट इन सिचुएशंस के बीच में वो हो नहीं पाया. बिल्कुल मन नहीं किया, इतना स्ट्रेस्ड आउट थे कि बस लगा कि नहीं कराना. देन आई रिमेम्बर हम 9th को अपना अल्ट्रासाउंड करने दोबारा गए, 9th ऑफ अप्रैल को. एंड तब तक बेबी का सब कुछ ठीक था. मैंने डॉक्टर को बोला भी ऐसे कि डॉक्टर अब तो ये लास्ट अल्ट्रासाउंड है, अब बहुत जल्दी बेबी हो जाएगा नेक्स्ट वीक, तो अब शायद हमारा लास्ट मीट है. डॉक्टर ने मुझे बोला एवरीथिंग इज ओके, फाइन, द बेबी इज ओके. एंड तब बेबी का वेट अराउंड 2.5 से 2.8 kgs के बीच में था, डॉक्टर ने मुझे बोला 9th को. सो आई वाज लाइक चलो 20th तक तो 3-3.5 किलो का बेबी हो ही जाएगा, तो चलो कोई बात नहीं. अब वेट तो सही चल रहा है एज पर द जेस्टेशनल एज. डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला था कि इतने कम टाइम पे 20, मतलब इतना वेट होता नहीं है बेबी का, बट आई वॉज ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ शुगर, जेस्टेशनल डायबिटीज का. डॉक्टर ने मुझे खाने के लिए मना करा था. जेस्टेशनल डायबिटीज नहीं था, बट थोड़ा हाई था. तो एक GTT3 टेस्ट होता है तो उसमें, तो इसीलिए डॉक्टर ने बोला वेट सही है. तो मैं 10th को डॉक्टर के पास गई आराम से कि चलो चेकअप वगैरह करा के आई. और डॉक्टर ने मुझे बोला प्रियंका आज जाके आप अपना बेड बुक कर लो, क्योंकि आपको 19th को एडमिट होना, 20th को आपका बेबी होगा. सो हम डॉक्टर को दिखा के सैटरडे 1000 निकले. हमने अपना बेड वगैरह बुक किया. कुछ 15-20,000 10,000 रुपीज़ दे के ऐसे कुछ था. हमने डब्ल्यू प्रतीक्षा हॉस्पिटल में अपना बेड वगैरह बुक किया. मेरे ऑफिस के बेनिफिट्स थे, तो मेरे लिए डीलक्स रूम, सिंगल रूम केबिन हमने बुक किया. एंड वी वर लाइक अब 1 हफ्ते बाद तो आना है एडमिट होने के लिए. और हम डेट प्लान कर रहे थे, अच्छा नवरात्रि चल रही है तो रामनवमी होगी 21st को, 20th को डे अच्छा है कि 19th को डे अच्छा है. हम ये सब प्लान कर रहे थे कि कौन सा दिन अच्छा है बेबी के बर्थ के लिए. और हम घर आ गए. संडे को एवरीथिंग वाज फाइन, सब कुछ ठीक था. संडे को रात को 2:30 बजे मुझे जोर की वॉमिटिंग आई. मैं उठी, राज को मैंने बोला राज उल्टी आ रही है, बाल्टी लाओ. राज दौड़ के बाल्टी लाया. बाई द टाइम वो बाल्टी लेकर आया मैंने बहुत सारा प्यूक कर दिया. अब मैं एडिट करी थी व्लॉग को और मुझे रियलाइज़ हुआ कि आगे की स्टोरी मुझे आपको इस व्लॉग में नहीं बतानी चाहिए, बिकॉज वो आएगी हमारी डिलीवरी व्लॉग, डिलीवरी स्टोरी में. सो इस वाले वीडियो में मैं आपको नहीं बता रही हूँ, बिकॉज डिलीवरी स्टोरी इज़ अगेन वन अनदर एक्सपीरियंस. जो चीज़ें मेरे साथ हुई वो जनरली किसी के साथ होती नहीं है, बट हुई. सो डिलीवरी स्टोरी भी जो है बहुत ही जल्दी मेरे चैनल पे आ रहा है. उसको मिस नहीं करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजा दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स. और बहुत जल्दी मैं डिलीवरी स्टोरी के साथ वापस आती हूँ. जो भी प्रोडक्ट्स मैंने बताया उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अगर आप प्रेग्नेंट है, डू चेक देम आउट एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन.
बाय बाय।